उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवालों के बीच आज लखनऊ से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल तो बलरामपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति की शुरुआत की। शारदीय नवरात्र से 180 दिनों तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षा सम्मान। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज राजभवन से सेफ सिटी परियोजना का उद्घाटन करते हुए 100 पिंक पेट्रोल स्कूटी व 10 चार पहिया महिला पुलिस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बताते चले, मिशन शक्ति अभियान के पहले चरण में 17 से 25 अक्टूबर को जागरूकता आधारित रखा गया है। दूसरे चरण में महिला एनफोर्समेंट पर बल दिया जाएगा। इसके साथ ही हर महीने समाज सेवी महिलाओं की समिति बनाकर 100 रोल मॉडल का चयन होगा। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर में मिशन शक्ति को लॉन्च करते हुए कहा, यह अभियान बलरामपुर की बेटी के साथ हुई बर्बरता को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वहीं सीएम योगी ने यह भी ऐलान किया कि पुलिस में 20% भर्तियां महिलाओं की होगी। समाज में महिला अपराध पर लगाम लगाने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों का होना जरूरी है, जिससे महिलाएं निर्भीक होकर समाज में सर उठाकर जी सकें। उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बलरामपुर में बड़ी घोषणा की है। यूपी में आज महिला की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति का आगाज हुआ है। हर थाने में अब महिला हेल्प डेस्क होगी, जिससे कि लड़कियां और महिलाएं अपनी थाने जाकर शिकायत दर्ज करा पाएंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर में महिला सशक्तिकरण के मिशन शक्ति अभियान का उद्घाटन किया है। सीएम योगी ने मिशन शक्ति को लॉन्च करते हुए कहा है कि यह अभियान बलरामपुर की बेटियों के साथ हुई बर्बरता को सच्ची श्रद्धांजलि होगा। मिशन शक्ति के तहत चौहटों और मंचलों को चिन्हित कर उनकी धरपकड़ की जाएगी। चौराहों पर उनकी तस्वीरें भी लगाई जाएंगी। मिशन शक्ति के तहत लोगों को महिला सम्मान व सुरक्षा के लिए जागरूक किया जाएगा। इस अभियान के साथ अंतर्राष्ट्रीय व स्थानीय संगठन भी जुड़ेंगे। हाथरस मामले में जांच का सिलसिला अभी जारी है। वहीं बात करें अगर सीबीआई की, तो आज सीबीआई एक बार फिर जांच के लिए हाथरस पहुंची है, जहां सीबीआई ने पीड़ित मां, भाई और भाभी समेत परिवार के अन्य लोगों से पूछताछ की है। आपको बता दें कि 14 सितंबर को हाथरस में कथित गैंगरेप और मर्डर हुआ था, जबकि 29 सितंबर को पीड़िता की मौत हो गई थी। इसके बाद आनंद फानन में प्रशासन ने युवती का अंतिम संस्कार कर दिया था, जिसे लेकर काफी विवाद हुआ था। पीड़ित परिवार के साथ प्रशासन के रवैये पर भी सवाल उठे थे। वहीं बात करें अगर हाथरस मामले में गठित की गई एसआईटी की, तो एसआईटी को सरकार को 17 अक्टूबर को रिपोर्ट सौंपनी थी, पर अभी बताया जा रहा है कि एसआईटी को रिपोर्ट सौंपने में कम से कम 3 दिन का समय लग सकता है। हाथरस मामले में एसआईटी ने अपनी जांच पड़ताल पूरी कर ली है, पर अभी रिपोर्ट सौंपना बाकी है। निषाद पार्टी की भाजपा के साथ अनबन अब खत्म हो गई है। दरअसल निषाद पार्टी ने आज भारतीय जनता पार्टी के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी के साथ उपचुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उपचुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा ने आज निषाद पार्टी को भी अपने पाले में कर लिया है। निषाद पार्टी ने उपचुनावों से पहले भाजपा के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह ऐलान किया कि निषाद पार्टी के सभी कार्यकर्ता भाजपा प्रत्याशियों को जिताने का काम करें। निषाद पार्टी ने भाजपा प्रदेश कार्यालय पर आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि निषाद पार्टी का भाजपा में विलय नहीं हुआ है, हम साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने निषाद पार्टी को अपने पाले में कर एक बड़ा राजनीतिक दांव खेला है। देश भर में आज से शुरू हुई शारदीय नवरात्रि। लोगों ने मंदिरों में आकर के किए मां के दर्शन, तो वहीं घरों में की कलश स्थापना। नवरात्रि के पहले दिन आज की गई मां शैलपुत्री की पूजा। आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। शक्ति की देवी मां दुर्गा की आराधना के इस पर्व को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। मां शेरावाली के दर्शन के लिए सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। मंदिरों में जय शेरावाली के जयकारे भी लगे। आज से 9 दिन तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होगी। मंदिर में कोविड की गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए भक्तों ने पूजा अर्चना की। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना के बाद सभी भक्तों में दिखा एक सुकून। आज से लेकर के 25 अक्टूबर तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की होगी पूजा। उत्तर प्रदेश के थानों में अब ये बहाना नहीं चलेगा कि शिकायती पत्र खो गया है या फिर शिकायतकर्ता ने कोई शिकायती पत्र दिया ही नहीं। डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने एक सख्त निर्देश जारी किया है और ये कहा है कि थानों में महिला हेल्प डेस्क तो मौजूद रहेगी, साथ ही साथ एक आगंतुक कक्ष भी होगा, जहां पर एक आगंतुक शिकायतकर्ता से उसके शिकायती पत्र लेकर उसको एक पर्ची देगा, जिसमें जांचकर्ता का नाम, टोकन संख्या और शिकायत का विवरण होगा। उत्तर प्रदेश के हर जिले से महिला अपराध के मामले सामने आ रहे हैं। इसको लेकर सरकार और पुलिस दोनों चिंतित है।
नवरात्र के पहले दिन ही सरकार ने आज मिशन शक्ति की शुरुआत की। इसी के तहत डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने एक आदेश जारी किया है। डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने निर्देश दिया है कि सभी थानों में एक महिला डेस्क और एक आगंतुक कक्ष बनाया जाए, जहां पर किसी भी शिकायतकर्ता को जब वो शिकायत देने आता है उसे एक पर्ची दी जाएगी जिसमें टोकन संख्या, जांच अधिकारी का नाम और शिकायती पत्र का विवरण होगा। डीजीपी ने इसके लिए एक समय सीमा तय की है और कहा है कि 19 अक्टूबर तक किसी भी हाल में थानों में महिला डेस्क और आगंतुक कक्ष बना दिया जाए। डीजीपी ने साफ कर दिया है कि थानों में शिकायतकर्ता जब जाए तो उसका पूरी तरह से सम्मान किया जाए। साथ ही साथ उसे यह भी मालूम होना चाहिए कि उसका शिकायती पत्र जो लिया गया है उसकी जांच कौन करने वाला है। फिलहाल डीजीपी ने इसके लिए एक समय सीमा भी तय की है और ये कहा है कि 19 अक्टूबर तक महिला हेल्प डेस्क और आगंतुक कक्ष हर थाने में नियुक्त हो जाए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश कार्यालय का ऑनलाइन शिलान्यास किया। यह कार्यालय 3 एकड़ भूमि में बनाई जाएगी जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। आउटर रिंग रोड स्थित भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत, पार्टी सांसद, मंत्री और विधायकों ने शिरकत की। दीप प्रज्वलित कर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ऑनलाइन कार्यक्रम में दिल्ली से केंद्र सरकार के कुछ मंत्री, सांसद और अन्य पार्टी पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। देहरादून में निर्माण स्थल पर होने वाले कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने की। कार्यक्रम में प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार, महामंत्री राजू भंडारी, प्रदेश पदाधिकारी कुलदीप कुमार सहित सभी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सांसद, विधायक और अन्य दायित्वधारी भी मौजूद रहे। भाजपा का यह प्रदेश कार्यालय परिवर्तित वास्तुकला पर आधारित होगा। यह कार्यालय आधुनिक होने के साथ ही भाजपा के संगठन और भाजपा के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजधानी देहरादून के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में 45 वर्षीय व्यक्ति की हत्या से सनसनी फैल गई। देहरादून प्रेमनगर थाना इलाके के कैल्विन स्कूल के सामने 45 वर्षीय व्यक्ति की हत्या की सूचना मिलने के बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक के परिजनों के साथ बातचीत कर घटना का जायजा लिया। मृतक गंगाराम पेशे से पंचर आदि का काम करता है। वो आज स्कूल के सामने स्थित अपनी दुकान में मृत मिला। मृतक की पत्नी ने बताया कि गंगाराम के पास से 50,000 रुपये और एक मोबाइल गायब है। वहीं एसपी सिटी श्वेता चौबे ने शव का पंचनामा पर पोस्टमार्टम की बात कही। उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। हत्या की सूचना मिलते ही एसपी सिटी श्वेता चौबे मौके पर पहुंची, जहां उन्होंने मौका मुआयना करने के साथ ही मृतक के परिजनों से बात की और घटना का जायजा लिया। उत्तराखंड में आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षाओं का विवादों से चोली दामन का साथ है, जिससे फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा भी अछूती नहीं रही। उत्तराखंड की बहुप्रतीक्षित फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा में एसआईटी ने बड़ा खुलासा किया है, जिसकी जांच में कई छात्र ब्लूटूथ के माध्यम से नकल करते हुए पाए गए हैं, जिनकी धरपकड़ लगातार जारी है। वहीं लिखित परीक्षा में बैठने वाले अन्य छात्रों ने सरकार से परिणाम जारी करने की मांग की है। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा में बेहतर अंक पाने वाले छात्रों का कहना है कि एसआईटी ने अपनी जाँच में नकल करने वाले छात्रों की पहचान कर ली है। वहीं अब अन्य छात्रों का परिणाम जारी करना चाहिए। गरीब परिवारों से ताल्लुक रखने वाले छात्रों के आगे भूखे मरने की स्थिति है। कहीं ऐसा न हो कि छात्र आत्महत्या जैसा कड़ा कदम उठाने को मजबूर हो जाएं। एसआईटी ने फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा में नकल होने का खुलासा किया है, जिसके बाद जो अन्य छात्र हैं वो सीधे तौर पर अब परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार का साफ कहना है कि जो भी अंतिम निर्णय होगा वो आयोग की तरफ से होगा, लेकिन सरकार का परामर्श उसमें महत्वपूर्ण होगा। आखिर पुलिस ने माना कि लड़की के साथ में गैंग रेप हुआ था। आज दूसरा आरोपी ऋषिकेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले कल दिनेश गौतम को गिरफ्तार किया गया था। बाराबंकी में नाबालिग बेटी के साथ जो दरिंदगी की गई, उसके बाद हमने जो आशंकाएं जाहिर की, उस पर अब पुलिस भी अपनी मुहर लगाती जा रही है। पहले दिन जब हमने पीड़ित परिवार की आवाज़ बनते हुए कहा कि बेटी नाबालिग थी, तो पुलिस मानने से इनकार करती रही। बाद में पुलिस साक्ष्यों को आधार मानते हुए कहा कि हाँ, बेटी नाबालिग थी। आज दूसरे आरोपी को सामने कर पुलिस ने स्वीकार किया कि घटना में एक नहीं 2 लोग शामिल थे। इससे यह बात साफ है कि पुलिस पहले कुछ छिपा रही थी या घटना को हल्के में ले रही थी। वहीं विपक्ष के लोग आज उसके गांव पहुंचे और उनका साफ आरोप था कि योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देना चाहिए, और दूसरी तरफ उन्होंने जिला प्रशासन पर भी सवाल उठाए। लेकिन पीड़ित परिवार के लोगों का साफ कहना था कि जो कार्रवाई जिला प्रशासन ने किया है उससे हम संतुष्ट हैं। पीलीभीत में आज सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें, लखनऊ की तरफ से आ रही एक
रोडवेज बस ने एक बोलेरो पिकअप को टक्कर मार दी है। इस पूरे हादसे के दौरान 9 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें, घटना की सूचना मिलने पर पीलीभीत के पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश 4 थानों की फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे थे और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए थे। काफी देर की कड़ी मशक्कत के बाद मौके पर क्रेन को बुलाया गया और बस में से घायलों को निकालकर उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। वहीं जब मामले की जानकारी पीलीभीत के जिला अधिकारी पुलकित खरे को लगी तो तमाम मजिस्ट्रेट को भी मौके पर भेजकर रेस्क्यू करने के दिशा निर्देश दिए गए। पूरे घटनाक्रम के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन में एक यूपी पुलिस के सिपाही की तबीयत भी बिगड़ गई थी, जिसकी बरेली के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। आपको बता दें, सिपाही की मौत के बाद पुलिस महकमे में भी शोक की लहर दौड़ गई है। पीलीभीत से R9 टीवी के लिए सौरभ दीक्षित। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद भी सीतापुर में आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला हरगांव थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक बीडीसी सदस्य की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। मामला हरगांव थाना क्षेत्र के हरिदासपुर गांव का है, जहां पर आज सुबह एक व्यक्ति का 100 गांव के बाहर सड़क किनारे पड़ा मिला। ग्रामीणों ने जब जाकर देखा तो उसकी शिनाख्त पड़ोस गाँव के रहने वाले संतोष कुमार के रूप में की गई। बताया जाता है कि उक्त व्यक्ति उसी गाँव से बीडीसी भी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी और परिजन मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने इस मामले में मृतक के बड़े भाई की तहरीर पर 4 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लेते हुए 2 लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। एसपी के निर्देश पर इस पूरे प्रकरण का खुलासा करने के लिए 4 टीमें गठित की गई हैं। पुलिस का कहना है कि शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा और पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। बीडीसी सदस्य की हत्या के मामले में पुलिस की सुई अवैध संबंधों के आसपास घूम रही है। अब देखना यह है कि पुलिस के खुलासे में हत्या की क्या वजह निकलकर सामने आती है और कब तक आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। कैमरा पर्सन मेराज खान के साथ अमरजीत सिंह, R9 टीवी, सीतापुर। वाराणसी के चौबेपुर थाना क्षेत्र इलाके में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 2 नाबालिग बच्चों की निर्मम हत्या का प्रयास अपराधियों ने किया है। जनपद के चौबेपुर थाना क्षेत्र के मुरीदपुर गांव में घर के बाहर सो रहे 2 सगे नाबालिग भाइयों को अज्ञात हमलावरों ने चाकुओं से गोद दिया। इस घटना में जहां एक की मौत हो गई, वहीं दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसका उपचार BHU के ट्रामा सेंटर में चल रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। फिलहाल इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मौके पे पहुंची डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक की टीम अपराधियों को ढूंढने में लगी है। तो वही वाराणसी पुलिस ने कहा है कि जल्द से जल्द अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। बलिया जिले में गुरुवार को हुए हत्याकांड मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ऐसे में पुलिस ने मुख्य आरोपी और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 12 टीमें गठित की हैं। बता दें कि बलिया के रेवती थाना क्षेत्र के दुर्जनपुर गांव में 15 अक्टूबर को दोपहर बाद पुलिस और जिला प्रशासन के आला अधिकारियों की मौजूदगी में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात उस वक्त हुई जब कोटा की दुकान के लिए SDM और CO की मौजूदगी में गांव में खुली बैठक चल रही थी। इस मामले का मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह है, जो अभी फरार है। बलिया हत्याकांड के फरार आरोपियों पर पुलिस ने 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। वहीं मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह अभी भी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। बीती रात फिरोजाबाद में BJP नेता की हत्या कर दी गई। बाइक सवार 3 बदमाशों ने उनको गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। इस वारदात का अंजाम उन्होंने तब दिया जब वह दुकान बंद कर अपने घर लौट रहे थे। बीजेपी मंडल के उपाध्यक्ष DK गुप्ता ने 16 अक्टूबर को फिरोजाबाद के नाराखी इलाके में अपनी दुकान पर बैठे थे। एक बाइक पर 3 अज्ञात लोगों वहां पहुंचे और उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। वारदात के बाद अपराधी फरार हो गए। घायल स्थिति में DK गुप्ता को आगरा के एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। वारदात के बाद क्षेत्र में सनसनी का माहौल फैल गया। आक्रोश लोगों ने टुंडला मार्ग पर जाम लगा दिया और इसी दौरान पुलिस ने नोकझोंक भी हुई। बीजेपी नेता की हत्या के बाद अधिकारियों ने जायजा लिया और सबको पोस्टमार्टम के लिए एक निजी अस्पताल में भेज दिया, जिससे गांव वालों ने हत्या की आकांक्षा कुछ गांव के लोगों पे लगाई है। अभी तक 3 अपराधियों को पकड़ लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है।
भदोही जिले के औराई थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में जिसका नाम भबनौटी है, उस क्षेत्र से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक नाबालिग बच्चा पिस्टल को लोड करके उसको चलाता हुआ दिख रहा है। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए प्रशासन ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन बात इस पर आती है कि उस नाबालिग बच्चे को प्रेरित किसने किया होगा इस तरह का कृत्य करने के लिए। बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी। खैर, प्रशासन किस तरह की कार्रवाई आगे करता है ये तो देखने की बात है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज हरिद्वार पहुंचे। हरीश रावत ने यहां के सिडकुल में कर्मचारियों के शोषण का मामला उठाया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी उनके साथ रहे। सिडकुल में श्रमिकों के शोषण और श्रम कानूनों के विरोध में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज सिडकुल में सांकेतिक पैदल यात्रा निकाली। इस मौके पर हरीश रावत ने भाजपा की केंद्र व राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। हरीश रावत ने सैकड़ों कांग्रेसियों के साथ यहां के गार्डेनिया चौक से दवा चौक तक यात्रा निकाली। हरीश रावत ने कहा कि कोरोना की आड़ में श्रमिकों के काम करने के घंटे बढ़ा दिए गए हैं, वेतन कम किया गया है और बिना किसी पूर्व सूचना के श्रमिकों को फैक्ट्रियों से निकाल दिया गया है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा हाल ही में पास किया गया श्रम कानून सबसे ज़्यादा दोषी है, जिसे राज्य सरकार को तुरंत वापस ले लेना चाहिए। राजनीति में धुरंधर हरीश रावत आम जनता के मुद्दों को उठाना जानते हैं और समय समय पर अपने बयानों और राजनीतिक कदमों के जरिए इस बात को साबित भी करते रहते हैं। ऐसे में हरीश रावत का हरिद्वार दौरा आने वाले समय में किसी नए राजनीतिक घटनाक्रम की गवाही दे रहा है। बुलंदशहर में नहीं थम रहा है डग्गेमार वाहनों का आतंक। डग्गेमार वाहनों के चलते आए दिन बुलंदशहर में बड़े हादसे हो रहे हैं। कई मासूमों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है, पर डग्गेमार वाहनों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आरटीओ ऑफिस के एकदम नज़दीक से तमाम बड़े शहर को जाने वाले रास्तों पर डग्गेमार वाहनों का बोलबाला है और प्रशासन पूरी तरह से बेखबर है। आपको बता दें, बुलंदशहर से बड़े शहरों की ओर जाने वाले तमाम रास्तों पर डग्गेमार वाहनों का बोलबाला है। तस्वीरों में भी आप साफ देख सकते हैं किस तरह ये डग्गेमार वाहनों के चालक सवारियों को जबरन फुल भर रहे हैं और फुल स्पीड पर ये रोड्स पर दौड़ते हैं। जो इनके बीच में आता है उसे रौंदते चले जाते हैं। अगर आंकड़े लगाए जाएं तो हर रोज़ बुलंदशहर में इन डग्गेमार वाहनों का कोई न कोई मासूम शिकार बन जाता है। जब आरटीओ ऑफिस के अधिकारियों से सवाल पूछने की कोशिश की गई तो वह कैमरे के सामने गोल गोल जवाब देते दिखाई दिए। उनका यही कहना है कि आए दिन डग्गेमार वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है। अब देखना यह होगा कि और कितने दिन ये सरकारी अधिकारी अपनी आंखों पर पट्टी बांधे रहेंगे और डग्गेमार वाहन लोगों की जिंदगियों से खेलते रहेंगे।